Good morning, my students. The next topic is determinants. Determinants means सारणिक। ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, आप बाकायदा नोट्स बना लीजिए। डिटर्मिनेंट्स मीन्स होता है सारणिक। सारणिक मीन्स वही होता है, ये मान चलो कि जो आपके पास एलिमेंट होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे किया जाता है रो और कॉलम में। यही चीज़ आपने मैट्रिक्स में पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यही चीज़ हम यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या था कि वहाँ पर हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे मैट्रिक्स की। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेंट में क्या होता है, ये एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसकी हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मीन्स वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, हिंदी वाले आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये तो इंग्लिश वाले लिखे होंगे। क्या होता है सारणिक, एन अरेंजमेंट ऑफ एन एन क्रॉस एन, मतलब जो नंबर ऑफ रो हो वही नंबर ऑफ कॉलम हो, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एरे। जितने भी एलिमेंट है वो स्क्वायर वर्ग एरे के रूप में हो। इसको इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि सारणिक की डिफिनेशन में लिखेंगे, सारणिक एक इस प्रकार का क्रम होता है जिसमें n क्रॉस n के सारे अवयव सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये सारे अवयव एक समान एक समान स्तंभ और एक समान कॉलम में होते हैं। मतलब इनके कॉलम और स्तंभ जो है, स्तंभ और पंक्तियाँ जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ठीक है, बस यही याद रखो कि ये एक इस प्रकार का डिटरमिनेंट की डिफिनेशन में ये बोल दीजिए आपके इतना कि ये एक प्रकार का n क्रॉस n एलिमेंटों को रखने की व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो है आपके इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में अरेंजमेंट रहते हैं और जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वर्ग अब कह रहा है स्क्वायर एरे क्या होता है, मीन्स वर्ग आव्यूह मीन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह, हिंदी वाले वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें समान नंबर ऑफ पंक्ति हो, समान नंबर ऑफ कॉलम हो। जैसे तीन पंक्ति हैं, तीन रो कॉलम है, तीन पंक्ति हो और तीन स्तंभ हो तो वो कहलाएगा वर्ग। ये नहीं कि आपके दो रो हैं और तीन कॉलम है। ठीक है, तो वो आपका वर्ग आव्यूह नहीं कहलाएगा। वर्ग आव्यूह क्या कहलाएगा, जिसमें एक समान पंक्ति और एक समान कॉलम होंगे, वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट मीन्स हम सारणिक को, हिंदी वाले सारणिक का एक्सपेंशन मीन्स कैसे उसको हम फैलाव करेंगे। ठीक है, कैसे हम उसको एक्सपेंशन लिख सकते हैं, तो उसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, हम इंग्लिश में दोनों में पढ़ा रहे हैं। एक तो या तो आप उसको पंक्ति के रूप में खोलें या तो उसको आप कॉलम के रूप में खोलें। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इट कैन बी डन इन द फॉलोइंग टू वे। तो इसको हम दो प्रकार से खोल सकते हैं, चाहे अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम या अलॉन्ग फर्स्ट रो। चाहे हम पहले कॉलम फर्स्ट स्तंभ के द्वारा करें या फर्स्ट पंक्ति के द्वारा करें। ठीक है, चाहे फर्स्ट पंक्ति के द्वारा करें या फर्स्ट स्तंभ के द्वारा करें। अब देखो, ये है आपके पास सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, इसमें A1 B1 C1 क्या है, आपकी पहली पंक्ति। A2 B2 C2 क्या है, आपकी दूसरी पंक्ति। A3 B3 C3 क्या है, आपकी तीसरी पंक्ति। A1 A2 A3 आपका पहला कॉलम, B1 B2 B3 आपका दूसरा कॉलम, C1 C2 C3 आपका तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, हिंदी में बोलते हैं उसको कोटि, 3x3, 3x, तीन रो तीन कॉलम, इसकी कोटि हुई तीन रो तीन कॉलम। ठीक है, तो ये देखो इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट।
अगर इसको हमको एक्सपेंस करना है, खोलना है एलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, कॉलम कौन है आपका A1 A2 A3, को इसको खोलने का तरीका A1, सबसे पहले लिख लो A1 को, जो एलिमेंट लिखा, जैसे हमने A1 लिखा, जो एलिमेंट लिखा उसके सापेक्ष कौन सी पंक्ति आ रही है वो डिलीट, उसके सापेक्ष कौन सा कॉलम आ रहा है, स्तंभ आ रहा है वो डिलीट, जो एलिमेंट बचे उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख लो। ठीक, जैसे हमने लिखा A1, देखो A1 कहाँ पर स्थित है, पहली पंक्ति इसके सापेक्ष ये हट गई, इसके सापेक्ष ये कॉलम हट गया, फिर है इसके सापेक्ष जो रो है वो हटेगी और जो कॉलम वो हटे, बचा क्या B2 C2 B3 C3 लिख लिया तुमने, B2 C2 B3 C3। ठीक, माइनस, अब पहला प्लस दूसरा माइनस, ठीक, माइनस A2, अब A2 कहाँ पर है, इसके सापेक्ष रो जो आ रही है ये ख़त्म, A2 B2 C2 ख़त्म, कॉलम A1 A2 A3 ख़त्म, बचा क्या B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3 प्लस A3 उतार लो, ये कहाँ पर है, इसके सापेक्ष रो ख़त्म, ये रो आ रही है ये ख़त्म, कॉलम ये आ रहा है, बचा क्या B1 C1 B2 C2, B1 C1 B2 C2। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है, ये सारणी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये हो गया A1 B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक, माइनस A2, यहाँ भी वही मल्टीप्लाई B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये आपका ऐसे हुआ। फिर देख लो, जो आप लिखो पहला एलिमेंट लिख रहे हो, जो एलिमेंट पहला लिख रहे हैं उसके सापेक्ष रो कौन सी आ रही है, कौन सा कॉलम वो डिलीट हो जाएगा, जो रिमेनिंग एलिमेंट बची है उसको आप सारणी के अंदर लिखेंगे। पहला एलिमेंट प्लस लेंगे, दूसरा एलिमेंट माइनस लेंगे, फिर उस जो दूसरा एलिमेंट लिया है उसके सापेक्ष जो एलिमेंट बच आ रहे हैं, रो आ रही है, कॉलम आ रहा है, उसको डिलीट कर देंगे जो बचा। फिर ऐसे तीसरा एलिमेंट लेंगे, उस वो एलिमेंट के सापेक्ष जो रो कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, जो बचा वो लिख देंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये। ठीक है, ना जहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको खोलना है तो सबसे पहले वही काम हम पंक्ति के द्वारा खोलते हैं। पहले पंक्ति के द्वारा 1 लिख लिया, 1 के सापेक्ष जो रो आ रही है कैंसिल, जो कॉलम आ रहा कैंसिल, बचा क्या 5 6 8 9, तुमने लिखे 5 6 8 9। ठीक, दूसरा -4 लिख लिया, फिर क्या बचा रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बचा क्या 2 3 8 9 2 3 8 9 प्लस 7 कैंसिल हो गए, ये 2 3 5 6। ठीक है, अब 1 इसका मल्टीप्लाई माइनस ये डॉट डॉट वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, 45 माइनस 48, फिर 2 और 9 का मल्टीप्लाई, 2 और 9 का मल्टीप्लाई माइनस 8 और 3 का मल्टीप्लाई, तो 2 18 24 आ गया, प्लस 7 6 और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 5 और 6 का मल्टीप्लाई। देखा आपका ये पूरा 0 आ रहा है। ठीक, फिर तो अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम हुआ, मतलब स्तंभ के द्वारा हुआ। अब हम यही देखते हैं अलॉन्ग फर्स्ट रो, मतलब पहली पंक्ति द्वारा कैसे होगा। देखो ये आपके पास था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। पहली रो कौन सी है, ये वाली रो है पहली, दूसरी रो ये वाली है, तीसरी रो ये वाली है। पहली स्तंभ कौन सा है, ये वाला, दूसरा स्तंभ ये वाला, तीसरा स्तंभ ये वाला। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं पहली पंक्ति द्वारा कैसे खोलेंगे, तो हम पहला एलिमेंट क्या है A1 लिख लिया, ये किस सापेक्ष जो पंक्ति आ रही कैंसिल, ये कैंसिल, कॉलम आ रहा है वो कैंसिल, बचा क्या B2 C2 B3 C3 लिख दिया। फिर देखो दूसरा एलिमेंट क्या है, रो के सापेक्ष कर रहा है, B1 आ रहा है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस B1 लिख दिया। ठीक, देखो इसके साथ जो रो है वो कैंसिल, कॉलम है वो कैंसिल, बचा क्या A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3 प्लस C1, इसके साथ जो रो है वो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3। अब इसको खोल लो, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 के। ओके, देखिए ये ऐसे लिखा है एलिमेंट, क्या लिखा है A11 A12 A13, ऐसे आप याद रखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। A11 मीन्स पहली रो पहला कॉलम एलिमेंट। ठीक, A12 मीन्स
पहली रो दूसरा कॉलम एलिमेंट। A13 मीन्स पहली रो तीसरा कॉलम एलिमेंट, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 मीन दूसरी रो पहला कॉलम, A22 मीन दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 मीन दूसरी रो तीसरा कॉलम, A31 तीसरी रो पहला कॉलम, A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। देखो ये 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 गुणे 3 लिख दिया। इसको बोलते हैं R1, ये देखो R2 एंड R3, ये बोलते हैं C1, ये बोलते हैं C2, ये बोलते हैं C3। ऑपरेशन करेंगे। अब देखो A11 का मतलब क्या होता है। A11 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A1 का मतलब है आपका पहली रो और पहला कॉलम। A23 का मतलब क्या है, मीन्स पहले आगे क्या लिखा है, रो लिखा होता है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। इतना अभी समझो आप, फिर उसके बाद देखते हैं। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कोई कह दे आपको पहली पंक्ति पहले स्तंभ खोल दे, दूसरी पंक्ति का खोलो, तब सिंबल कैसे लेंगे, तो ये याद रखना। सिंबल लेने तरीका ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये याद रखिएगा। तो दूसरी पंक्ति कौन सी है, देखो ये अगर हम खोलेंगे दूसरी पंक्ति के थ्रू, तो पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, इस तरह लेंगे। पहली पंक्ति के थ्रू खोलना है तो प्लस माइनस प्लस, पहले स्तंभ के थ्रू प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अधिकांश हम लोग प्लस पहली पंक्ति के थ्रू खोलते हैं, पहले कॉलम थ्रू खोलते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। अब देखो एक चीज़ आती है माइनर। माइनस क्या होता है, तो माइनर होता है आपका, माइनर को फैक्टर आपको बहुत ज़रूरी है, कौन सा समझना। माइनर को हिंदी में आप लोग किताब में देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है माइनर, लेकिन माइनर भी याद रखो, किताब मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट Aij, then we obtain the second order determinant which is called the minor of element। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका हिंदी में, देखो यदि हम वी लीव द रो एंड कॉलम, हम देख रहे हैं हमने तुमसे कहा A11, कहा ना हमने तुमसे कहा A11, तुम क्या छोड़ रहे हैं, पहली रो और पहला कॉलम। जब हम A11 का ऑपरेशन करते हैं क्या छोड़ते हैं, इफ़ वी लीव द रो एंड कॉलम, तो मान लो A11 हमने लिया, तो A11 लिया, लीव रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट Aij, देन वी ऑब्टेन। जब A11 लेते हैं तो हमारा कुछ कैंसिल होता है, रो कॉलम, जो एलिमेंट बचा वही क्या कहलाता है आपका, विच इज़ कॉल्ड द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij, वो उसका माइनर कहलाता है, ठीक है। फिर समझने की कोशिश करने से ये एग्जाम्पल हमने लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। अब कोई क्या, तुमको माइनर निकल, माइनर ऑफ A21, A21 मतलब क्या हुआ, 21 कह रहा है दूसरी रो पहला कॉलम, तो आज दूसरी रो कौन सा, ये है, पहला कॉलम क्या है ये, तो ये ख़त्म हो गया, दूसरी रो ख़त्म हो गई, पहला कॉलम ख़त्म हो गया, बचा क्या आपके पास B1 C1 B3 C3। देखो B1 C1 B3 C3, तो इसको हम लिखते हैं माइनर को M21, A21 माइनर ऑफ A21 को हम क्या लिखते हैं, माइनर को M21, समझ में आ गया। और कोई यही कहता माइनर निकालो आप, माइनर ऑफ A11, मतलब माइनर ऑफ A11 क्या होगा, पहली रो ख़त्म पहला कॉलम ख़त्म, बचा क्या, पहली रो ख़त्म पहला कॉलम, B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3 M11, इसके क्या बोलेंगे M11। तो ये कहलाता है माइनर। माइनर समझ में आ गया कि माइनर क्या है, हम उस रो और उस कॉलम को छोड़ दें, बाकी जो रिमेनिंग डिटरमिनेंट बची है वही आपकी क्या कहलाती है, माइनर ऑफ द दैट एलिमेंट्स। समझ में आ गई बात। फिर ऐसे ही आप इसको पॉज करके देख सकते हैं दोबारा। अब एक चीज़ आती है सहखंडज, क्या होता है, कोफैक्टर, हिंदी में बोलते हैं उसको कोफैक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर और हिंदी में बोलते हैं सहखंडज, मतलब माइनर का ही सहखंड रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ वी मल्टीप्लाई द माइनर बाई, अगर हम जो माइनर निकला है उसको मल्टीप्लाई करा दें बाई -1 की पावर i प्लस जे, अगर जो माइनर हमको मिला है उसमें हम -1 की पावर i प्लस जे, देन रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। कह रहा जो हमको माइनर मिला है अगर उसमें हम -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कराते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई द माइनर बाई -1 की पावर i प्लस जे, देन द रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij। ओके, तो वो क्या कहलाएगा आपका सहखंडज, कोफैक्टर। हर कोफैक्टर में पहले तो आप माइनर निकालोगे, माइनर ऑफ A11 क्या होता है, माइनर ऑफ A21 क्या होता है, उसके बाद जब कोफैक्टर निकालेंगे तो हम -1 की पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम सवाल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देन कोफैक्टर ऑफ Aij, सहखंडज ऑफ Aij बराबर क्या हो जाएगा,
-1 की पावर आई जे आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी हैं जिससे आपको सवाल लगाने हैं, इसी पे बेस पे आप सवाल आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक की विशेषताएं क्या हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। पहला देखो, ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। कह रहा है किसी सारणिक की वैल्यू जीरो होगी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो। मतलब किसी भी सारणिक की वैल्यू जीरो होगी यदि अगर सारणिक में कोई भी रो के सारे एलिमेंट या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। हिंदी वाले में नोट करते चलेंगे, क्या नोट करोगे, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू सारणिक की वैल्यू जीरो होगी यदि उसके किसी भी पंक्ति के सारे एलिमेंट अथवा किसी भी स्तंभ के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस सारणी की वैल्यू जीरो होगी। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर जीरो। पहली प्रॉपर्टी होगी, देखो 1 2 1 0 0 0 1 2 1, तो इसकी दूसरी रो की वैल्यू क्या है, पूरे एलिमेंट की जीरो है, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, दूसरे देखो प्रॉपर्टी कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन रोज और चेंज इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। कह रहा है अगर हम डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में बदल दें, तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है, हिंदी में लिखेंगे, अगर हम सारणिक के पंक्ति को स्तंभ में बदल दें तो उसकी वैल्यू सारणिक की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हमने क्या किया, इसकी जो रो थी वो कॉलम बना दिया। देखो A1 B1 C1 रो थी, हमने बना दिया A1 B1 C1, A2 B2 C2 क्या थी, रो थी, उसको हमने कॉलम बना दिया, A3 B3 C3 क्या थी आपकी, वो थी, तो ये बना दिया। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज। कह रहा है यदि एनी टू रो या दो पंक्तियाँ या दो स्तंभों को हम इंटरचेंज करते हैं, दो पंक्तियों को आपस में चेंज करते हैं या दो स्तंभों को आपस में चेंज करते हैं, तो केवल साइन बदल दीजिए, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, तो उसका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, हमने लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसको ये इक्वल किसके हो जाएगा, देखो चेंज करते हैं हम, दो रो चेंज कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग, जैसे हमने R1 ये है चेंज कर लिया तो इसका साइन बदल जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पर, A3 B3 C3 ऊपर कर दिया, A2 B2 C रहने दिया और A1 B1 C1 यहाँ कर दिया, देखा। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई जाके कि, तो इसमें क्या साइन बदल जाता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऑपरेशन का दिखाया गया है, तो आप याद रखेंगे यदि हम किसी सारणी के दो स्तंभों को अथवा दो पंक्तियों को कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज करते हैं तो क्या होता है, उसमें केवल साइन में बदलाव आ जाता है। ठीक है, याद करना, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो व्हेन एनी टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो व्हेन एनी टू रोज आर आइडेंटिकल। कह रहा है कि किसी भी सारणी की वैल्यू जीरो होगी जब उसमें दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ इक्वल होंगे, ठीक, आइडेंटिकल होंगे। जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 अब हमने क्या किया, दो रो कहा, तो देखो हमने A2 B2 C2 हो ना, तो A2 B2 C2 आ गया, A2 B2 C2 आ गया, तो ये देखो दोनों पंक्तियाँ समान हैं आपकी, A2 B2। हमने क्या कहा है, हिंदी वाले देखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो, सारणी की वैल्यू जीरो होगी जब दो पंक्तियाँ समान हो या दो स्तंभ समान हो। तो ये ऑपरेशन करने में ध्यान रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ जीरो व्हेन एनी टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल। ओके, ठीक। ये कह रहा है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम or row is sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinants, one containing only the first terms in place of each sum, the other only the second term। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ऐसी कोई आपके पास सारणिक है जिसकी कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ किसी चीज़ का सम लिए हुए है, सम करके जोड़ रखा गया है, तो उस सारणिक को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहले वाले पार्ट में प्लस जो दूसरा दिया गया है उसके पार्ट में सेम एज टू उतार सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जिससे लिखा है A1 प्लस U B1 C1 A2 V प्लस V B2 C2 A3 प्लस W B3 C3।
तो ये क्या कह रहा है, इसमें हम क्या इसको तोड़ सकते हैं इस तरह, देखिए वो आप मत तोड़िए, ये देखिए एग्जाम्पल, इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं। एक सारणी में हो जाएगा आपका A1, एक सारणी में आपका क्या हो जाएगा A1 B1 C1, एक में हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, देखो प्लस लगा है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक सारणी हो गया प्लस U B1 C1 V B2 C2 W B3 C3 प्लस W B3 C3। इस तरह इसको हम तोड़ सकते हैं, किसी भी सारणी में लगा हुआ है तो आप इस तरह इसको तोड़ सकते हो। इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, केवल इस मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे आप खोल करिए चाहे जैसे करिए, आपको ये फॉर्म याद रखनी है, ठीक। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट k, then the value of new determinant will be the k times the value of original determinants। देखो मतलब क्या, हिंदी में देखना, यदि किसी सारणी में k पंक्ति में या फिर स्तंभ में हम k से मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी भी वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं, तो जो पुरानी वाली जो ओरिजिनल सारणी मिलेगी वो आपका k टाइम्स होगा पुरानी वाली सारणी के, ठीक है। आपको जो न्यू सारणी मिलेगी वो क्या होगा, वो की टाइम ज़्यादा हो किससे, पुराने सारणी से, ठीक है। इफ़ ईच एलिमेंट आर रो इज मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट k, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी k टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल। देखो ऐसे लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हमने क्या किया, इसमें दूसरी रो में k से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो तो क्या हो गया A1 B1 C1 k A2 B2 k B2 k C2 देन A3 B3 C3। k कामन कर सकते हो, k कामन आ जाएगा बाहर, देखो ये देखो बना के k कामन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि हम किसी कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पूरी कॉलम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, इन सबको आपको वैल्यू निकालनी है और 2 मिनट निकाल दोगे आप। 7 4 4 6, दूसरा 1 2 4 2 1 0 1 2 3 एंड ये 1 2 1 1 0 0 1 2 1 डी 1 7 8 6 7 9 1 1 1, ठीक है। चाहे जिसके हिसाब से आप खोले जाओ, ओके, आपको इन सबकी फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ओके। निकाल के भेजिए और रोज़ आप रिस्पॉन्स दीजिए, आप क्लासेस रेगुलर इसी तरह चलेंगी। जो पढ़ा गया है, जैसे आपका हमने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा दिया है, मैट्रिक्स पढ़ा दी है, डिटरमिनेंट पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से हम चाहते हैं सब लड़के जुड़े हैं करते हैं, सब फिर से रिपीट होगा, लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखें। थैंक यू।